एक अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक सॉल्वेंट है और एक आपका सोल्यूट है ना। तो मोटा मोटी अगर बोलें, अगर अभी हम सॉल्वेंट को लिक्विड मान लेते हैं और जो सोल्यूट है उसको सॉलिड मान लेते हैं, ठीक है। वैसे ये किसी और फेज में भी हो सकते हैं। तो उसमें जो सोल्यूट हम डिसोल्व कर रहे हैं, मतलब जो चीज़ कम अमाउंट में डाली जा रही है, उसके पार्टिकल के साइज के बेस पर तीन तरीके के सॉल्यूशन तैयार होते हैं। वैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट अमाउंट के हिसाब से डिटरमाइन किए जाते हैं। इसकी कोई, देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि बहुत सारे टीचर आपस में बहस करते हुए मिलेंगे कि अमाउंट के हिसाब से करोगे या वॉल्यूम के हिसाब से या मोल के हिसाब से, है ना। जो भी एक ढंग की किताब है वो ये बोलती है कि इस तरीके की कोई बहस का कोई मतलब नहीं है। जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट है, जो कम में होता है वो आपका सोल्यूट है। ये उन सारी चीज़ों को खारिज कर देता है कि जी मैंने अगर 500 ml मैंने ये पानी डाल लिया, 500 ml अल्कोहल, तब कौन सॉल्वेंट कौन, ये सब फालतू की बातें हैं, है ना। आप उस चीज़ को एक्सट्रीम चीज़ पे खींच के ले जा रहे हो और फालतू में बहस कर रहे हो घंटों घंटों, ठीक है। जो ज़्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट। कोई ऐसा चिंता वाला टॉपिक नहीं है कि नहीं पता चला तो कुछ बिगड़ जाएगा, नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है। बल्कि जो ठीक बुक है वो कहती है जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो यूजुअली सॉल्वेंट है और जो कम अमाउंट में है वो आपका सॉल्यूट है। बस इतने पे खत्म कर देती है, वो इसके अंदर जाते ही नहीं है, क्योंकि अंदर की चीज़ों के लिए बहुत सारी और चीज़ें पड़ी हैं। तो हम सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूट डाल रहे हैं उसका जो पार्टिकल का साइज है उसके बेस पर तीन टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं। अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम है, 1 नैनोमीटर का मतलब अगर मैं पिकोमीटर में बात करूं तो कितने बैठेंगे, 1000 पिकोमीटर बैठ जाएंगे, है ना। तो नैनोमीटर में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम है तो जो सॉल्यूशन बनते हैं उन्हें ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, उन्हें ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में है, ये जो रेंज है थोड़ी बहुत वेरी भी हो सकती है अलग अलग किताबों में, ये रेंज मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो डाटा वहाँ से ली है, तो उन्हें बोलते हैं कोलॉइड। और अगर 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा साइज है तो उन्हें बोलते हैं सस्पेंशन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर्टी ट्रू सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड पानी के अंदर ही तो नहीं, पानी से कोई मतलब नहीं है। पानी तो फिर सॉल्वेंट आपने फिक्स कर दिया, कुछ भी सॉल्वेंट हो सकता है, अल्कोहल भी सॉल्वेंट। ऐसे पॉसिबिलिटी तो हो सकती है कि सॉल्वेंट बदलने से उस साइज के पार्टिकल्स अलग तरीके का बिहेवियर दिखा रहे हैं। नहीं, ऐसी कुछ चीज़ नहीं लिखी है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉपर्टी, यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। यहाँ पे हेडिंग है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टी ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन, तो अलग अलग प्रॉपर्टी लिखेंगे, उसमें देखेंगे ट्रू सॉल्यूशन क्या दिखाता है, कोलॉइड क्या दिखाता है, सस्पेंशन क्या दिखाता है। ठीक है, चलिए तो लिखिए इसमें। सबसे जो पहला क्लासिफिकेशन है वो साइज के बेस पर किया है। तो साइज ऑफ पार्टिकल, तो पहली प्रॉपर्टी है साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ पार्टिकल्स, है ना। तो ट्रू सॉल्यूशन में जो साइज है वो लिखिए लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर। कोलॉइड में है बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। और सस्पेंशन में लिखिए मोर देन 1000 नैनोमीटर, मोर देन 1000 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए
प्रॉपर्टी लिखिए, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन सोल्यूट पार्टिकल। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन सोल्यूट पार्टिकल। क्या ग्रेविटी अपने इफेक्ट से सोल्यूट जो उसमें डिजोल्व है उनको सेटल डाउन कर लेती है? नहीं। तो ट्रू सॉल्यूशन में लिखिए नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। कोलॉइड में लिखिए नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। और सस्पेंशन में सेटल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, सेटल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी। जो सस्पेंशन है उसमें जब आपने वो बनाया तब तो पार्टिकल आपके डिजोल्व दिख रहे हैं, लेकिन अगर आपने रख दिया तो ग्रेविटी अपने इफेक्ट की वजह से सोल्यूट के पार्टिकल को धीरे धीरे सेटल कर लेगी, ठीक, और सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। सोल्यूट अलग और सॉल्वेंट अलग। नेक्स्ट लिखिए टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम। टाइप ऑफ सिस्टम, ट्रू सॉल्यूशन में लिखिए होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम। कोलॉइड में लिखिए हेटेरोजीनियस सिस्टम, और सस्पेंशन में लिखिए हेटेरोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस या हेटेरोजीनियस से क्या मतलब है वो अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल लिखने के बाद। एग्जाम्पल लिखिए NaCl इन वाटर। ट्रू सॉल्यूशन में NaCl इन वाटर। कोलॉइड में लिखिए स्टार्च इन वाटर, और सस्पेंशन में लिखिए सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर। ठीक है। अब देखिए जो ट्रू सॉल्यूशन है तो उसके लिए तो अलग से चैप्टर ही है पूरा सॉल्यूशंस, तो वो उसकी सारी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो तो हम वहाँ पे पढ़ चुके हैं। जो सस्पेंशन है, पानी में आपने बालू घोली, ऐसे स्टर की वो घुली हुई है, थोड़ी देर रख दी तो वो खत्म, तो उसका तो उसमें तो कुछ प्रॉपर्टी ऐसी बनेगी नहीं, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना लंबे टाइम तक, उसकी तो कोई चर्चा करेंगे नहीं। लेकिन जो ये कोलॉइड हैं ये कुछ अलग टाइप के हैं, मतलब ना तो ये ट्रू सॉल्यूशन है ना ही सस्पेंशन टाइप के हैं। तो अब हमारा जो आगे पूरा चैप्टर है वो कोलॉइड पर ही चलने वाला है, ठीक है। इसीलिए ये अलग से डिस्कस किया जा रहा है। अब लिखिए नोट करके, अभी खत्म हो गया तो वो नेक्स्ट अब लिखिए नोट करके। ये जो यहाँ पे इसने बोला कि हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस से क्या मतलब है, तो वो यहाँ पे ये कहता है कि आपने एक बीकर है, इस बीकर में आपने मान लो NaCl घोला तो उसको होमोजीनियस बोला ना, तो वो कहता है कि आप ऊपर कहीं से 1 ml का सैंपल लें, बीच में से कहीं से 1 ml का सैंपल लें, कहीं बॉटम में से 1 ml का सैंपल लें, तो वो जो 3 सैंपल लिए उन तीनों सैंपल में वाटर के मोलिक्यूल, Na+ के आयन, Cl- के आयन सब तीनों में सेम मिलेंगे, कुछ भी अंतर नहीं मिलेगा, है ना। कि अगर पहले वाले में 1000 Na+ के आयन है तो दूसरे में भी 1000 मिलेंगे, तीसरे में भी 1000 ही मिलेंगे। ये होमोजीनियस बिहेवियर है। कोलॉइड वाले केस में अगर आपने ऊपर से सैंपल लिया, बीच में से लिया, नीचे से लिया, तो ये काउंट अलग अलग मिल सकती है ठीक ठाक वैल्यू में। ऐसे नहीं कि 1000 था तो 999 होता है, हो सकता है कि 1000 है तो वो जो आपका 800 मिल जाए। तो ये हेट्रोजीनियस है। और सस्पेंशन में तो आप सोच ही सकते हैं कि अगर आपने पानी में बालू घोली है तो सेटल होनी तुरंत उसी टाइम शुरू हो जाएगी, जब आप स्टर करना बंद करेंगे तो ऊपर कम हो जाएंगे, नीचे ज़्यादा मिलेंगे। तो ये है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस से मतलब। लिखिए ए होमोजीनियस सिस्टम इज यूनिफॉर्म सिस्टम, a homogeneous system is uniform system, comma, from where you took the sample and you will get same number of particles of solute and solvent, same number of particles in solute and solvent, ठीक है, फुल स्टॉप।
नेक्स्ट नोट करके, है ना, लिखना है। अभी यहाँ पे जो आप पार्टिकल सोच रहे हो वो कैसी शेप के सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या शेप है उनकी? स्पेरिकल शेप है, आप उन्हें बिल्कुल स्पेरिकल, तभी आपने कुछ भी और सोचा ही नहीं होगा। स्पेरिकल शेप है, उसका डायमीटर इतना है, यही ना। हाँ, तो वो जो Na+Cl- है वे तो परफेक्टली स्पेरिकल हैं, लेकिन जो कोलॉइड या सैंड का जो पार्टिकल है, क्या सैंड का पार्टिकल को आप स्पेरिकल सोचते हो? सैंड का जो पार्टिकल है, सैंड का पार्टिकल माइक्रो लेवल पे जाकर देखोगे तो कैसी शेप है, वो तो कुछ भी हो सकता है। कोलॉइड का जो पार्टिकल है उसकी भी शेप राउंड कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो लिखिए, नोट करके, द कोलॉइडल पार्टिकल आर नॉट नेसेसरली spherical in shape, spherical in shape, spherical in shape, full stop। ये कैसे भी हो सकते हैं, ये चपटे फ्लैट हो सकते हैं, ये लंबे फिलामेंट की तरह हो सकते हैं, है ना, जैसे आरबीसी होती है गोल डिस्क की तरह, ऐसे हो सकते हैं, ये किसी भी तरीके की शेप में हो सकते हैं, है ना। तो लिखिए, in fact, these may be rod-like, disc-like, thin films or long filaments, full stop। जब आप किसी सॉल्वेंट में किसी पॉलीमर का सॉल्यूशन बनाते हो, वो कोलॉइड बनाता है, तो पॉलीमर की तो लंबी चेन सी मिल सकती है आपको, ठीक ठाक लंबी, है ना। तो अब यहां पर किसको डायमेंशन मानेंगे? वो जो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, वो डायमेंशन किसको मानेंगे? मान लो लंबा फिलामेंट है तो ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन, कौन सी डायमेंशन? मान लो ऐसा है वो, ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन, रेंज। हाँ, जो भी डायमेंशन सबसे बड़ी है वो डायमेंशन अगर कोलॉइडल साइज की रेंज में है तो वो कोलॉइडल पार्टिकल बोला जाएगा, है ना। तो लिखिए यहाँ पर लिखिए इसमें, इन द केस ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, colloidal particles, any one of the dimension bracket में की length, width और thickness, bracket close, has to be in the colloidal range, for the material to be classed as colloidal। For the material to be classed as colloidal। समझ गए ना, कोई भी एक डायमेंशन उस रेंज में अगर आ जाएगी तो उसे कोलॉइडल पार्टिकल बोला जाएगा, फुल स्टॉप। ठीक, अब यहां पर जब हम ट्रू सॉल्यूशन में बात करते हैं, पानी के अंदर नमक, तो हम बात करते हैं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, इसकी बात करते हैं। लेकिन ये सॉल्वेंट और सोल्यूट इसकी बात करते हैं। लेकिन ये ट्रू सॉल्यूशन के लिए जो होमोजीनियस मिक्सचर हैं, जो कोलॉइडल हैं वे होमोजीनियस नहीं हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट टर्म हम यूज करेंगे, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, इस टर्म को यूज करेंगे, है ना। जो बड़ी चीज है वो मीडियम है तो डिस्पर्जन मीडियम, और जो छोटा उसमें डाला गया है एज मतलब सोल्यूट का सब्स्टिट्यूट जो है वो डिस्पर्स्ड फेज। तो इन टर्मिनोलॉजी में बात की जाएगी, ना कि सोल्यूट और सॉल्वेंट में। ठीक है, आगे से लिखिए। अब यहाँ पे हेडिंग डालिए, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड, DISPERSED, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो नेक्स्ट टाइम में लिखिए, द फेज दैट इज स्कैटर्ड
or present the phase that is scattered or present in the form of colloidal particle is known as dispersed phase, full stop. The medium in which the colloidal particles are dispersed is called dispersion medium. इन्हें शॉर्ट में हम आगे डीपी और डीएम भी बोलेंगे। तो डिस्पर्स फेज के साथ ब्रैकेट में लिख लीजिए डी डॉट पी और डिस्पर्सन मीडियम के साथ ब्रैकेट में डी डॉट एम। ठीक है, अब एग्जांपल लिखिए। जो मिल्क होता है, मिल्क एक कोलॉइड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। मिल्क में पानी के अंदर लिक्विड फैट डिजोल्व है। लिक्विड फैट वहां पर डीपी है और पानी वहां पर डीएम है। ठीक है, दूध पानी में फैट है और बाकी छोटी मोटी चीजें, तो मेनली वो पानी में फैट है। लिखिए इन मिल्क, तो ब्रैकेट में लिखिए मिल्क हो गया कोलॉइड। इन मिल्क ब्रैकेट में लिखिए कोलॉइड। लिक्विड फैट ब्रैकेट में लिखिए डी डॉट पी डीपी। लिक्विड फैट इज डिस्पर्स्ड इन वाटर ब्रैकेट में लिखिए डी डॉट एम, डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, तो ये कहानी हमारी है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये सरफेस केमिस्ट्री कैसे है, पर हम लोग इसके अंदर आए हैं। हाँ, ये सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस तो कुछ ये नहीं है, ये है ना। सरफेस से तो इसका लेना देना देखो नहीं है ना। टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। ठीक है, कोलॉइड के क्लासिफिकेशन तो कई अलग अलग तरीके से कोलॉइड का क्लासिफिकेशन है। जैसे दुकान पर साड़ी खरीदने जाओ, आइए बहन जी आइए, कौन सी साड़ी दिखाऊं, बनारसी साड़ी और सिल्क की साड़ी और कौन सी साड़ी, ये साड़ी वो साड़ी, ये दिखाता है ना, है तो सब साड़ी ना। तो वो क्लासिफिकेशन बोलता है उसके फैब्रिक के टाइप के बेस्ड पे कि इसका फैब्रिक सिल्क है, इसका फैब्रिक जो है कॉटन है, इसका फैब्रिक जो है बनारसी जो भी है, इस तरीके से हो गया ना। ठीक, तो क्लास जो यहाँ पर कोलॉइडल हैं उनको भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है। ठीक, तो लिखिए इसमें पहला लिखिए, पहला क्लासिफिकेशन लिखिए। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, तो 20-20-20 40 के कॉलम बनाइए। 20-20-20-40 के डिस्पर्स्ड फेज 20% का है ना। डिस्पर्जन मीडियम। टाइप ऑफ कोलॉइड का नाम क्या दे रहे हैं? कितने का बनाना? 20-20-20-40 फॉर एग्जाम्पल है ना। ये वाला बड़ा है, इसमें ज़्यादा जगह हमें चाहिए। हो गया, यहां लिखिए
सॉलिड सॉलिड सॉलिड, 3 लाइन में अलग अलग में। डिस्पर्स्ड फेज में सॉलिड सॉलिड सॉलिड, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। यहां लिखिए सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड ना। डिस्पर्स्ड फेज में तीनों सॉलिड सॉलिड सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम में सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, पहले वाले पे आइए। पहले वाले को क्या बोला जाएगा? पहले वाले को बोला जाएगा सॉलिड सोल, SOLID सॉलिड और SOL सोल, सॉलिड सोल। इसमें जो मीडियम है आपका, जो बड़ी चीज है वो भी सॉलिड है, और जो इसमें डाला गया है वो भी सॉलिड है। बस जो डाला गया है उसके पार्टिकल का साइज 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ रहा है, तो इसे बोला जाता है सॉलिड सोल। एग्जाम्पल लिखिए, कलर्ड ग्लासेस, कलर्ड ग्लासेस, कोमा एलॉयज, कोमा जेमस्टोन, कोमा। एलॉयज तो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। लेकिन इसमें लिखा हुआ है होते तो होमोजीनियस हैं, क्योंकि पार्टिकल का साइज तो उसका छोटा आएगा। मैं बताता हूँ मैं, है ना। कल कोई क्वेश्चन था जो, अच्छा वो तो मैंने भेज दिया ना तुम्हें। हाँ, वो वाला वो डबल वाला। हाँ वो तो सही करके भेज दिया ना। हाँ भेज दिया। जेमस्टोन्स, एलॉय को मैं देख लूंगा। मतलब उसका एक्सटीवी वैल्यू दे देना आपने उसमें। हाँ, क्योंकि वो 64 नहीं था, 64 टाइम्स था, टाइम्स वर्ड छूटा हुआ था। अच्छा, 64x हो जाएगा अगेन उसमें, लेकिन 1/n की वैल्यू 17 आ रही थी, तो वो भी तो गलत था ना। फिर मैंने करेक्ट करके भाई 17 कैसे हो जाएगी? मतलब जेई मीन भी कुछ भी बिना सिर पर के बना दे हुआ है। जब 1/n की वैल्यू 1 से 0 के बीच में, 17 कैसे बना दी? नेक्स्ट लिखिए, सॉलिड लिक्विड में डिजोल्व है, लिक्विड के अंदर सॉलिड है, उसका नाम है सोल। सॉलिड लिक्विड में डिजोल्व, इसका नाम है सोल। ठीक है, इसको बॉक्स आउट करिए। मेनली जो हमारा चैप्टर है वो इसके इर्द गिर्द घूमेगा। इस 80% जो चैप्टर है वो सोल पे हमारा चलेगा। ये वाला जो अभी हमने लिखा ना, जिसमें कि लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल हैं, हमारा मेन जो चैप्टर है वो इसके इर्द गिर्द घूमेगा। 70-80% अब इसी पे हम बात करेंगे। एग्जाम्पल लिखिए, पेंट्स कोमा इंक कोमा ब्लड कोमा सेल फ्लूइड्स, जो ये होते हैं हीमोग्लोबिन, ये सब नहीं होती हैं ब्लड के अंदर, जो हीमोग्लोबिन होती हैं और क्या क्या बोलते हैं प्लेटलेट्स, ये सब कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं। इनमें जो पार्टिकल की रेंज है वो इस रेंज में है। थर्ड लिखिए, सॉलिड और बड़ा मीडियम है गैस, गैस के अंदर सॉलिड, तो एग्जांपल लिखिए एरोसोल। एग्जांपल लिखिए, स्मोक कोमा डस्ट। तुमने देखा होगा कि कोई जो रूम है, मान लो बहुत दिनों से बंद पड़ा हो, वहां पर कोई हवा की भी हलचल ना हो, तो भी अगर उसमें किसी झिर्री में से रोशनी आ रही है तो वो लाइन दिख जाती है हमें। क्यों दिख जाती है? क्योंकि उसमें जो भी डस्ट के पार्टिकल हैं, वे पार्टिकल इस रेंज में हैं कि ग्रेविटी का इफेक्ट उन पर नहीं पड़ता, तो हमेशा सस्पेंडेड ही रहते हैं। कभी भी रूम में जो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं वे सस्पेंडेड मिलते हैं, है ना, तो वो कोलॉइडल रेंज में है, तो ग्रेविटी का उस पर इफेक्ट वहाँ नहीं है एक तरीके से। अब एक लाइन का गैप छोड़िए, अब फिर 3 फिर लिखेंगे। एक या 2 लाइन का गैप छोड़ दिए, इसे डिस्क्रीट हमें समझ में रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। 1 या 2 लाइन छोड़ दिए। अब लिखिए यहाँ पे लिक्विड, फिर वही सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस, है ना। तो पहले वाला जिसमें सॉलिड के अंदर लिक्विड है ना, सॉलिड के अंदर लिक्विड है, इन्हें बोलते हैं जेल। एग्जाम्पल लिखिए, चीज कोमा जेलीज। नेक्स्ट लिखिए, जिसमें लिक्विड के अंदर लिक्विड है, इमल्शन, EMULSION, इमल्शन। इसको भी बॉक्स आउट करिए सेकंड नंबर पे, अगले 20% जो हम इसमें पढ़ेंगे। तो पूरे कोलॉइडल में हम सोल
और इमल्सन, ये इसमें ही पूरा चैप्टर, मतलब बाकी वाले जो हैं वे उनकी कोई डिस्कशन यूजुअली हम नहीं करेंगे अप टू 12th तक, है ना। तो इमल्सन में लिखिए मिल्क, मिल्क कॉमा क्रीम कॉमा बटर कॉमा इमल्शन पेंट, इमल्शन पेंट, इमल्शन पेंट, है ना। अब यहाँ पे समझिए, देखिए पेंट दो टाइप के हैं, एक तो वो है जिसमें लिक्विड के अंदर सॉलिड है ना, कौन सा गया ये, लिक्विड के अंदर सॉलिड है, पेंट बनता ना उसमें, तो जैसे वाइट कलर का वो पेंट बनता है, उसमें ZnS PbS कुछ इस तरीके के पार्टिकल, ZnS मेनली रहता है, लेड का कुछ और रहता है, ये बनते हैं, एक तो पेंट वो आते हैं, ठीक है। एक दोनों उस पर लिखा रहता है इमल्शन पेंट, तो उसमें जो वो कलर है वो डाई से बनाया गया है, जो डिफरेंट डाइज होती हैं, लिक्विड फेज में है वो डाई जो उसमें कलर दे रही है। तो दो टाइप के पेंट आपको दिखते हैं दुकान पे, एक तो पेंट है और एक पे इमल्सन लिखा रहता है, तो इमल्सन वाले पेंट है, ठीक है। सर वैसे वो पेंट मतलब नेचुरली अकरिंग होते हैं जो कौन से बोलते हैं, नेचुरली अकरिंग मतलब फिर बनाया जाता है वो डाई बनाई है वो तो भाई, नहीं वो वाला नहीं, वो जो वो फिर दूसरा वाला कैसा होता है जो आप कहते हो इमल्शन से दूसरा वाला? एक में तो जो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के कलर नहीं है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के कलर है ना, उनको उसमें मिक्स किया गया है। और दूसरे हैं जिसमें कि डाई बनाई गई है, वो डाई लिक्विड फेज में ही है, डाई है वो, डाई है वो, डाई सॉलिड डाई नहीं है, इस तरीके से है ये है। तीसरा लिखिए गैस के अंदर लिक्विड वाला ही एरोसोल्स, ये भी इसको भी नाम एरोसोल ही है, गैस के अंदर सॉलिड हो चाहे गैस के अंदर लिक्विड हो, एरोसोल है। तो लिखिए फॉग कॉमा मिस्ट कॉमा क्लाउड कॉमा इंसेक्टिसाइड स्प्रेज, इंसेक्टिसाइड स्प्रे। अगर आप डिओड्रेंट की बोतल को लेकर ऐसे स्प्रे मारते हैं तो वहाँ पे आपको जो दिखते हैं, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स दिखती हैं, वो एरोसोल है, ठीक है। और ये एरोसोल जैसे कई बार वो नहीं मार देते, वो रूम फ्रेशनर मार देते हैं, रूम फ्रेशनर या इंसेक्ट मच्छर मारने का वो मार देते हैं, वो ठीक ठाक हानिकारक है क्योंकि सस्पेंड हो जाते हैं उनके पार्टिकल हवा में लंबे टाइम तक। और जहाँ पे भी आप मान लो यहाँ पे एरोसोल है, अपने सांस ली, सांस में जाएंगे, वो ऐसे नहीं कि ग्रेविटी की वजह से सेटल हो गए, सेटल हो जाए तो ठीक है, थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा, जमीन फर्श पे आ जाएंगे, लेकिन वो हवा में सस्पेंड हो जाते हैं। तो एयर फ्रेशनर, मच्छर मारने के स्प्रे, कॉकरोच मारने के ऐसे स्प्रे नहीं करो, किसी जगह पर करो, मतलब यहाँ पे मच्छर तो कोने पे करो, तो वहाँ पे पार्टिकल जाके चिपक तो जाएंगे, हवा में मारोगे सांस में जाएंगे फिर वो। नेक्स्ट लिखिए गैस, गैस 2 बार गैस, फिर लिखिए सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड। पहले वाले का नाम है सॉलिड सोल, सॉलिड सोल। एग्जाम्पल है इसका स्टोन कॉमा रबर, स्टोन कॉमा रबर। दूसरा है फोम, स्टोन जैसे प्यूमाइस वगैरह, पता है तुम्हें प्यूमाइस क्या है? हाँ जिससे राम सेतु बना है। तो उसमें क्या है, सॉलिड के अंदर गैस है, स्पंजी है वो, मतलब ऐसा मैंने स्टोन इस टाइप से देखा नहीं, लिखा एग्जाम्पल में तो लिखा रहता है प्यूमाइस स्टोन इसके एग्जाम्पल में है, पर मैंने हटा रखा, मुझे पता नहीं ढंग से क्या है वो, मतलब कोई पत्थर अंदर से स्पंजी कैसे बना, प्यूमाइस स्टोन इसके एग्जाम्पल में है। अच्छा हाँ तो लिख लीजिए। स्टोन का नाम है तो सारे स्टोन थोड़ी ना, मतलब प्यूमाइस ऐसे होना चाहिए जिसके अंदर हवा ट्रैप होती है। सारे स्टोन में क्या कुछ भी हवा नहीं होती होगी? हाँ हो सकता है ना हवा हो, क्योंकि मान लो बिल्कुल, हाँ तो प्यूमाइस स्टोन ही लिखो, फिर इसको प्यूमाइस स्टोन ही लिखो। कॉमा रबर। नेक्स्ट लिखिए इसका लिक्विड के अंदर गैस वाला फॉर्म, FOAM फॉर्म। इसका एग्जाम्पल लिखिए फ्रोथ, FROTH फ्रोथ, कॉमा व्हिप्ड क्रीम, कॉमा सोप लेदर, LATHE लेदर, ठीक है। क्या? झाग मतलब साबुन का बना हुआ झाग, सोप लेदर, हाँ साबुन का बना हुआ झाग, ठीक है। अब नोट करके लिखिए, यहाँ पे खत्म हो गई टेबल ये। तो गैस में गैस वाला हमने नहीं लिखा इसमें,
क्योंकि गैस में गैस जो है, कोई भी गैस का पार्टिकल इतना बड़ा नहीं है कि वो मतलब कि गैस फेज में इतना सस्पेंड हो जाए, ग्रेविटी से नीचे वो मतलब वो है ना। गैस में गैस को वो बोलता है कि होमोजेनियस मिक्सचर ही होता है। गैस में गैस हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं है, ठीक है। गैस के इतने सारे मॉलिक्यूल इतने रैंडम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं एज्यूम कर सकते कि यहाँ पर ए और बी के पार्टिकल के नंबर अलग है और यहाँ पे अलग है। ऐसा आप कैसे बना लोगे, है ना। तो लिखिए, देयर इज नो सच थिंग एज गैस गैस कोलॉइड। देयर इज नो सच थिंग एज गैस गैस कोलॉइड because all gases are completely soluble in each other because all gases are completely soluble in each other and form a homogeneous mixture. ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वो क्या कहता है कि इस पूरे चैप्टर में जो हमारा मेनली जो एक तरीके से कोलोइडल सिस्टम, कौन से कोलोइडल सिस्टम की हम बात करेंगे, कई बार जब वो बोलेगा कोलोइडल सॉल्यूशन, तो इन 8 में से कौन से वाला होगा, तो मेनली अप टू 12th में बताऊं तो फिर हम वो जो सोल वाला है उस पर डिस्कस कर रहे होंगे, और जो इमल्सन है उसका फिर अलग से एक टॉपिक, फिर अलग से हम उसको पढ़ेंगे। तो जब भी आगे के पूरी 2 क्लास में जब हम कोलोइडल सॉल्यूशन बोलेंगे तो वहाँ पर हमारा मतलब सोल से होएगा, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा लिखिए 2-3 लाइन में, है ना। तो क्रिस्टल क्लियर अब आपको हो जाना चाहिए। लिक्विड है, लिक्विड के अंदर वो सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल के साइज 1 से 1000 नैनोमीटर है, उनकी चर्चा कर रही है। तो लिखिए, इन दिस चैप्टर वी विल रेस्ट्रिक्ट अवर स्टडी, इन दिस चैप्टर वी विल रेस्ट्रिक्ट अवर स्टडी मेनली टू सोल्स। सोल केवल एक का ही नाम है, बाकी का नाम या तो सॉलिड सोल है ना, या एरोसोल है। केवल सोल उसी का नाम है, रिफर्ड एज सोल और रिफर्ड एज सोल, फुल स्टॉप। दीज विल ऑल्सो बी फ्रिक्वेंटली नोन एज कोलोइडल सॉल्यूशन। आगे के चैप्टर में हम इन्हें कोलोइडल सॉल्यूशन, है ना, अगर हम देखें तो कोलोइडल सॉल्यूशन तो सबको बोला जाएगा ना, लेकिन अगर केवल कोलोइडल सॉल्यूशन हमने बोला है तो आप मान लीजिएगा कि सोल वाली ही बात चल रही है। फुल स्टॉप। अगर कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए जो डिस्पर्जन मीडियम है वो वाटर है, तो उसे बोला जाएगा हाइड्रोसोल या एक्वासोल। लिखिए, द कोलोइडल सॉल्यूशन इन वाटर, the colloidal solution in water as dispersion medium are termed hydrosols or aquasols. Hydrosols और aquasols। फुल स्टॉप। सॉल्वेंट अगर कोई और है, एल्कोहल है तो एल्कोसोल्स, या बेंजीन है तो बेंजोसोल्स भी बोलेंगे इनको। लिखिए, when the dispersion medium is alcohol or benzene when the dispersion medium is alcohol or benzene, comma, the sols are referred to as alcosols and benzosols respectively। ठीक है, चलिए पहला क्लासिफिकेशन हमारा खत्म। दूसरा क्लासिफिकेशन, सेकंड क्लासिफिकेशन लिखिए, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द इंटरेक्शन between the dispersed phase
द इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम। तो दो टाइप का इसमें लिखिए, लाइयोफिलिक कोलॉइड्स, LYOPHILIC, लाइयोफिलिक कोलॉइड्स, LYOPHILIC, लाइयोफिलिक कोलॉइड्स। लाइयो का मतलब यहाँ पे है लिक्विड, और फिलिक का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक तो जानते हैं लविंग, है ना। तो जो अपना डिस्पर्जन मीडियम लविंग है, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल को प्यार करते हैं या फिर उनके साथ अटैच होना चाहते हैं, लाइयोफिलिक सोल्स हैं। ठीक है, जिसमें जो सोल्यूट है वो सोलवेंट में जाना चाहता है। लिखिए, द वर्ड लाइयोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग। द वर्ड लाइयोफिलिक, LYOPHILIC, लाइयोफिलिक मीन्स लिक्विड लिविंग, लिक्विड लिविंग। स्टॉप। अगर डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्जन मीडियम को में जाना चाहता है, तो अगर आपको ऐसा कोलॉइड बनाना है तो आपको डिस्पर्स्ड मीडियम लेना है, उसमें डिस्पर्स्ड फेज डाला, आपने स्टिर किया, वो बन जाएगा अपने आप। ठीक है, तो लिखिए, दीज colloidal are directly formed by mixing substances such as gum, gelatin, starch, rubber, etc. with a suitable liquid ब्रैकेट में लिखिए for the dispersion medium, full stop, for the dispersion medium, ब्रैकेट क्लोज, full stop। अब आगे नेक्स्ट टाइम लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पर वो कहता है कि मान लो आपने ये लाइयोफिलिक सोल बनाया है, लाइयोफिलिक कोलॉइड या लाइयोफिलिक सोल। अब इंटरकन्वर्टेबल है, सोल बोलूँ, कोलॉइड बोलूँ, सब कुछ समझ में आ गया ना क्या बात कर रहे हैं। हमने ये सोल बनाया, आपने क्या किया, मान लो पानी में बनाया आपने, पानी में आपने स्टार्च डाल के एक कोलॉइड बनाया, आपने उसे हीट किया तो पानी इवेपरेट होने लगेगा, और पानी इवेपरेट होते होते वापस से फिर स्टार्च बच जाएगा। ठीक है, कोलॉइड खत्म हो गया। अगर आप अब उसमें फिर से पानी डालें और फिर से घुमाएं ऐसे चम्मच, तो वापस से फिर बन जाएगा। तो इन्हें रिवर्जिबल सोल भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक बार बनने के बाद अगर एक तरीके से आपने डिस्पर्जन मीडियम को वहाँ से हटा दिया, इवेपरेट कर दिया, और फिर से डिस्पर्जन मीडियम डालो, तो ये वापस से फिर तैयार हो जाते हैं। तो इस नेचर की वजह से रिवर्जिबल बोलते हैं। यहाँ पर रिवर्जिबल का मतलब वो रिवर्जिबल वो नहीं है। रिवर्जिबल वर्ड कई अलग अलग जगह है ना, रिवर्जिबल रिएक्शन भी तो है, रिवर्जिबल प्रोसेस भी है। हाँ, तो लिखिए, एन इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ दीज सोल्स इज दैट An important characteristic of these sols is that if the dispersion medium is separated from the dispersed phase, ब्रैकेट में लिखिए, से बाय इवेपोरेशन, मान लीजिए इवेपोरेशन करके सेपरेटेड फ्रॉम द डिस्पर्स्ड फेज, ब्रैकेट में लिखिए, से बाय इवेपोरेशन, मान लो इवेपोरेशन करके, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, द सोल कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड by simply remixing with the dispersion medium. Full stop. That is why these sols are also called reversible sols. Reversible sols. Full stop.
इसमें आगे लिखिए दीज सोल्स आर क्वाइट स्टेबल, दीज सोल्स आर क्वाइट स्टेबल एंड डज नॉट इजिली कोगुलेट, एंड डज नॉट इजिली कोगुलेट। कोगुलेट वर्ड को जानिए, कोगुलेट, कोगुलेशन। कोगुलेट वर्ड का अंग्रेजी में सब मतलब पता है, हैं? कोगुलेट का, कोगुलेट का मतलब है ये जो कोलोइडल पार्टिकल हैं, अगर ये जुड़ जुड़ कर इतने बड़े हो गए कि सस्पेंशन की रेंज में पहुंच गए तो ग्रेविटी अपना काम कर लेगी ना, तो फिर इन्हें सेटल कर देगी, है ना। तो अगर किसी तरीके से जो सोल्यूट पार्टिकल है यहाँ पर, जिस पर डिस्पर्सन फेज बोलते हैं, वो अगर चिपक के और बड़ा साइज बना लिया तो इसे बोलते हैं कोगुलेट हो गया। ये कोगुलेट हो गया तो फिर वो खत्म हो जाता है कोलोइड, है ना। कोगुलेशन हो गया। कोगुलेशन होने पे फिर वो मीडियम अलग हो जाता है और फेज अलग हो जाता है, डिस्पर्स फेज अलग हो जाता है। तो ये आसानी से कोगुलेट नहीं होते। ठीक, लिख लिया ये, एंड डज नॉट इजिली कोगुलेट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखिए नोट करके, द कोलोइड्स, दीज कोलोइड्स, हाइड्रोफिलिक, द लिखा इसमें, द कोलोइड्स हैविंग वाटर एज डीएम, द कोलोइड्स, ये तो लिख चुके हैं पहले, द कोलोइड्स हैविंग वाटर एज डीएम आर नोन एज हाइड्रोफिलिक कोलोइड। अच्छा, फिलिक वर्ड के साथ, द कोलोइड्स हैविंग वाटर एज डीएम आर नोन एज हाइड्रोफिलिक कोलोइड। नेक्स्ट लिखिए, द विस्कोसिटी ऑफ लाइयोफिलिक सोल्स, द विस्कोसिटी ऑफ लाइयोफिलिक सोल्स आर ग्रेटर देन डिस्पर्जन मीडियम, एग्जाम्पल विस्कोसिटी ऑफ स्टार्च सोल, viscosity of starch soul is greater than water। जब हम चावल को ज़्यादा पानी डाल के बनाते हैं तो उसमें जो मांड जिसे बोलते हैं, जिसमें एक वाइट कलर का सा गाढ़ा सा लिक्विड, उसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? वो उसमें वो स्टार्च ही है, वो उसके अंदर स्टार्च ही है ना, वो भी। हाँ, तो वो भी स्टार्च का ये बना हुआ है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वो जो चावल का वो गाढ़ा सा वो लिक्विड है वाइट कलर का, वो ज़्यादा गाढ़ा होता है, पानी कम गाढ़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, नहीं, ये लाइयोफोबिक के लिए नहीं, कहीं भी नहीं लिखा उसने, इसलिए मैंने केवल इसमें ये लिखाया है। लाइयोफोबिक के लिए ऐसा इसने इसकी चर्चा करी ही नहीं है कहीं पे, ये है। बी लिखिए, लाइयोफोबिक कोलोइड्स, लाइयोफोबिक कोलोइड्स, ये लिक्विड हिटिंग है ना। तो लिखिए, द वर्ड लाइयोफोबिक मीन्स लिक्विड हिटिंग, द वर्ड लाइयोफोबिक मीन्स लिक्विड हिटिंग, full stop। substance like metals, comma metal sulfides, comma metal oxides etc. when simply mixed with dispersion medium, when simply mixed with dispersion medium, full stop, नहीं, dispersion medium, comma, they do not form the colloidal soul, they do not form the colloidal soul। फुल स्टॉप। अगर आपने मेटल या मेटल सल्फाइड के पार्टिकल 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज के बना लिए हैं, पानी लिया, पानी में आपने डाला और उन्हें ऐसे घुमाया,
तो वो सोल नहीं बनेगा, है ना, वो अलग अलग नीचे सेटल हो जाएंगे, मतलब वो बनेगा ही नहीं इस तरीके का। ठीक है, तो इन्हें कैसे बनाया जाता है, इनके बनाने के स्पेशल मेथड्स होते हैं, इन्हें डायरेक्ट मिक्स करके ऐसे नहीं बना सकते। तो लिखिए इसमें आगे, दीज कोलोइडल सोल्स कैन बी प्रिपेयर्ड, दीज कोलोइडल सोल्स कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली बाय स्पेशल मेथड्स, ओनली बाय स्पेशल मेथड्स, ब्रैकेट में लिखिए एज डिस्कस्ड लेटर, आगे पढ़ेंगे इनको, एज डिस्कस्ड लेटर, फुल स्टॉप, ब्रैकेट कॉम, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। सच सोल्स आर कॉल्ड हाइड्रोफोबिक सोल्स, फुल स्टॉप, है ना। अब नेक्स्ट टाइम पे लिखिए, अब ये जो सोल हैं ये स्टेबल नहीं है, ऐसे ये बन जाते हैं, लेकिन बनने के बाद ये आसानी से कोगुलेट के पार्टिकल जुड़ के बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं और ये कोगुलेट हो जाते हैं। आप इसे कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन भी बोल सकते हैं, है ना। सर आपने इसके पिछले वाले में नोट में लिखवाया हाँ कोलेट्स हैविंग H2O DM1 में हाइड्रोफिलिक हो जाएंगे। सर लेकिन लायोफिलिक हो गए हैं ना, हाइड्रोफिलिक तो पानी को ऐसा DM थोड़ी ना कहेंगे हाइड्रोफिलिक। तो जब वहाँ पर DM पानी है तो फिर हाइड्रोफिलिक ही बोलेंगे ना उनको। लायोफिलिक में नहीं होता पानी, DM हो सकता है उनमें भी। तो सर ये कहना चाहिए क्या है ना, सच कोलेट्स आर कॉल्ड हाइड्रोफिलिक। हैं, समझा नहीं मैं। आपने इसमें लिखवाया कि लायोफोबिक वालों को कहते हैं हाइड्रोफोबिक, लेकिन उसमें लिखवाया कि जिनका पानी DM होता है उनको कहते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या क्या, मैं समझा नहीं। मैंने उसमें लिखवाया है कि अगर लायोफोबिक वाले में डिस्पर्जन मीडियम पानी है तो उसे हाइड्रोफिलिक कोलोइड भी कह सकते हैं, ये लिखा है ना मैंने। द कोलोइड्स हैविंग वाटर एज डिस्पर्जन मीडियम आर नोन एज हाइड्रोफिलिक कोलोइड्स, ये लिखा है मैंने। तुमने क्या लिखा? तो फिर क्या इसमें समस्या क्या आ रही है? मुझे लगा कि आपने ऐसे जनरल बात लिखवाई है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा द लायोफिलिक वर्ड एक्स्ट्रा लिख गया, वर्ड है द कोलोइड्स हैविंग वाटर एज डिस्पर्जन मीडियम आर नोन एज हाइड्रोफिलिक कोलोइड्स, ये वर्ड है, ये गलत है, ये सेंटेंस है। हाँ ये गलत है। कैसे? मतलब ये जनरल बात लग रही है ना, मैं तो ये बता रहा था, मेरे समझ नहीं आ रहा। अच्छा ये जनरल बात, अच्छा ये हाँ पानी अगर, क्योंकि हाइड्रोफोबिक वाला बन सकता है। अच्छा मतलब कि अगर वो पानी डिस्पर्जन मीडियम है और डिस्पर्ज फेज सॉल्वेंट लविंग है तो बोलेंगे। हाँ अच्छा, If these colloids having H2O, हाँ ऐसे लिखना चाहिए, इफ दीज कोलोइड्स, हाँ ऐसे लिखना चाहिए, इफ, हाँ ऐसे लिखा जाए, इफ दीज कोलोइड्स हैव वाटर एज, हाँ ऐसा लिखिए, इफ दीज कोलोइड्स हैव वाटर एज, हाँ तो फिलिक वर्ड वरना गड़बड़ हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट उसमें लिखिए, नेक्स्ट वाले में वो उसमें कहता है कि ये कोलोइडल पार्टिकल आसानी से प्रेसिपिटेट या आपके कोगुलेट हो जाते हैं। आपने रखा हुआ ऐसे ही छोड़ दिया तो धीरे धीरे पार्टिकल आपके जुड़ जाएंगे, बड़ा बन जाएगा, फिर ये सेटल हो जाते हैं। लिखिए, दीज सोल्स आर रेडली प्रेसिपिटेटेड, रखे हुए हो जाते हैं, मतलब उन्हें स्पेशल मेथड से बनाया गया, उसके बाद भी रखा बनाने के बाद ये बहुत लंबे टाइम तक स्टेबल नहीं है, और अगर कुछ और चीजें हैं जो मिला दी तो बहुत जल्दी भी सेटल हो जाते हैं ये। मतलब आप इनको बनाकर रख नहीं सकते लंबे टाइम तक, ये अपने आप रखे भी हो जाते हैं, या कुछ स्पेशल और लिक्विड डाल दें तो ये बहुत जल्दी भी हो जाते हैं। तो लिखिए, दीज सोल्स आर रेडली प्रेसिपिटेटेड, ब्रैकेट में लिखिए, और कोगुलेटेड on addition of small amounts of electrolytes, on addition of small amount of electrolytes, comma, or by heating, or by heating, or by shaking, or by shaking, and hence these colloid are not stable, फुल स्टॉप। है ना। अब यहाँ पे कहता है कि एक बार अगर ये प्रेसिपिटेट आउट हो गए, कोलॉइड वो हो गए,
और आप उसमें और कोलोइडल डिस्पर्जन मीडियम मिलाएं तो ये वापस से कोलोइड वापस से तैयार नहीं कर पाते। प्रेसिपिटेट हो गया, प्रेसिपिटेट जो हो गया उसने आपने उसको अलग कर लिया, अलग बीकर में ले लिया, अब उसमें आपने डिस्पर्जन मीडियम डाला तो अपने आप बनेगा नहीं वो, फिर दोबारा से फिर स्पेशल मेथड लगाने ही पड़ेंगे आपको। तो इसलिए इन्हें बोलते हैं रिवर्सिबल सोल्स। तो लिखिए फर्दर कॉमा once precipitated comma they do not give back the colloidal soul, they do not give back the colloidal soul by simple addition of the dispersion medium, full stop. Hence these souls are called irreversible souls. नहीं, वो सस्पेंशन भी नहीं कहता इसको, बनेगा ही नहीं। अब वो सस्पेंशन बनेगा, कोलोइडल तो नहीं बनेगा, अब सस्पेंशन बनेगा ऐसी तो बात वो नहीं करता। हाँ, अगर सस्पेंशन बनेगा आप स्टर करेंगे, सस्पेंशन बन जाएगा, थोड़ी देर में फिर सेटल हो जाएगा, ये हो जाएगा। कोलोइडल मतलब कोलोइडल पार्टिकल जुड़ गए ना, जुड़ के वो बड़ा बन चुके हैं पार्टिकल, अब वो अपने आप छोटे छोटे वापस से कोलोइडल रेंज में अपने आप नहीं बनेंगे, बनेगा भी तो फिर आपने सेट करके तो सस्पेंशन वाली रेंज में रहेगा, थोड़ी देर आपको दिखेगा, फिर वापस से फिर सेटल हो जाएगा, फिर वो तो लिखिए इरिवर्सिबल सोल्स लिख लिया, स्टॉप। लायोफोबिक सोल्स नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट्स for their preservation. अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि कुछ टाइप के जो ये सोल हैं, कुछ टाइप के लाइयोफिलिक हैं, कुछ टाइप के लाइयोफोबिक हैं, ऐसा क्यों है ना। अभी जो दो हमने देखे उसमें एक तो ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका सॉल्वेंट से प्यार है, दूसरे ऐसे हैं जिनका सॉल्वेंट से प्यार नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? सॉल्वेंट से प्यार होने के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं? क्या हम केवल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से बता सकते हैं कि ये सॉल्वेंट लविंग होगा या नहीं? कैसे, क्या मतलब? हाँ, अगर हमारा जो वो है डिस्पर्स्ड फेज है या सोल्यूट बोल लो उसको, वो उस सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह कुछ इस तरीके की कर पाता है तो फिर वो फिलिक हो जाता है, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो फिर वो फोबिक वाले में है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे एक, why some type of dispersed phase have affinity while other do not with the dispersion medium? क्वेश्चन मार्क है ना। तो जितने भी ये लविंग वाले हैं ये सब मेनली आप देखें तो कुछ ऑर्गेनिक टाइप के सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक टाइप के वे हैं पार्टिकल, ये है ना, जो भी हमारे हैं ऑर्गेनिक टाइप के है ना। ऑर्गेनिक टाइप के में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पे मेनली एक पार्ट है, जैसे देखिए गम, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जिलेटिन, स्टार्च, रबड़, ये सब ऑर्गेनिक टाइप के मॉलिक्यूल हैं, और ये यूजुअली जो सॉल्वेंट है वाटर या अल्कोहल उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं तो ये फिलिक हो जाते हैं। तो लिखिए द एफिनिटी और अट्रैक्शन ऑफ सोल पार्टिकल्स, द एफिनिटी और अट्रैक्शन ऑफ द सोल पार्टिकल्स for the medium
in a lyophilic soul is due to hydrogen bonding with water. लेकिन सिर्फ पानी में थोड़ी होते हैं। पानी में मतलब सिर्फ पानी वाले ही थोड़े ना होते हैं लाइफ, सिर्फ इस बॉन्डिंग कैसे क्राइटेरिया है, अदर सॉल्वेंट पे भी करते हैं। तो अगर बेंजीन में कहीं पे बन रहा होगा तो बेंजीन में वाला लाइयोफिलिक होगा। तो सर यानी सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है वो लाइयोफिलिक है या लाइयोफोबिक है। हाँ मतलब जनरल तो इसमें यही लिखा है। इसमें अगर ऑर्गेनिक वाला पार्ट ज्यादा हो, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, मान लो बेंजीन में बनाया हुआ, तो बेंजीन में बनाया हुआ लाइयोफिलिक होगा, तो फिर हम ये नहीं कैसे, मुझे लगता नहीं होगा फिर वो। अगर बेंजीन में बनाया है, बेंजीन आपका डिस्पर्जन मीडियम है, तो बेंजीन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकती ना, तो फिर वो मुझे लगता नहीं कि फिर वो लाइयोफिलिक मतलब इस टाइप का बनता होगा, फोबिक ही रहता होगा फिर वो। जो पानी में है, जो पानी में है सॉल्वेंट को एक ही बंदा बदल सकता है ना वो चीज। सोलवेंट आप पानी ले सकते हो, अल्कोहल ले सकते हो, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये सब ले सकते हो, ये सब तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे ना। तो सर अगर बेंजीन है तो सॉल्वेंट है, तो जो मतलब ज्यादा नॉन पोलर होगा वो ज्यादा वो एक लाइयोफिलिक होगा उस पॉइंट पे। देखना पड़ेगा, मुझे अभी कह नहीं सकता इस पर, क्योंकि इस वाले की एक्सप्लेनेशन तो उसने मिली है मुझे, लेकिन उनकी होगी नहीं होगी वो फिर वो डिस्कशन का सब्जेक्ट रहेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं बोलूँगा कुछ। लिखिए इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। नेक्स्ट टाइम लिखिए इफ द डिस्पर्स्ड फेज इज ए प्रोटीन, if the dispersed phase is a protein, if the dispersed phase is a protein, ब्रैकेट में लिखिए as in egg ब्रैकेट क्लोज, hydrogen bonding takes place between water molecules and the amino group, ब्रैकेट में लिखिए NH, दोनों साइड में वैलेंसी ओपन, कॉमा NH2 एक साइड में वैलेंसी ओपन, एंड एमिनो ग्रुप, NH दोनों साइड में वैलेंसी मतलब 2 डिग्री एमीन का ग्रुप, कॉमा NH2 1 डिग्री एमीन का ग्रुप, ब्रैकेट क्लोज, ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल। फुल स्टॉप। इन द डिस्पर्जन ऑफ स्टार्च इन वाटर, in the dispersion of starch in water, comma, hydrogen bonding occurs between water molecules and the OH group of the starch molecule, H बॉन्ड कहाँ गए, कहाँ रह गए यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड द OH ग्रुप ऑफ द स्टार्च मॉलिक्यूल, फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम लिखिए इन द केस ऑफ लाइयोफोबिक सोल्स, like gold soul, sulfur soul, like gold soul, sulfur soul, there is no similar force of attraction, between sulfur or gold with water, ठीक है। चलिए अगले पन्ने पे पूरा पेज चाहिएगा लंबा, 50-50% में डिवाइड करो, लेफ्ट साइड में लाइयोफिलिक सोल्स और राइट साइड में लाइयोफोबिक सोल्स।
एस चल जाएगा। इतने कह नहीं सकता, 5% जगह उधर भी चाहिए, तो 90 का 45 45 45 47 47 5 सीरियल नंबर 1 2 3 के लिए चाहिए एक, है ना। चलिए 1, अरे लेफ्ट साइड में सीरियल नंबर भी लिखेंगे ना 1 2 3, उसके लिए 5% जगह उसके लिए चाहिए, और बाकी 90 में 95 में वो पहला 12 भी हैं। पहला लिखिए, पहला वही प्रिपरेशन मेथड। लाइयोफिलिक कैसे होते हैं, बिल्कुल सिंपली मिक्स किया बन गए, और उनके लिए स्पेशल मेथड। तो पहला लिखिए लाइयोफिलिक, सब लेफ्ट साइड में लाइयोफिलिक है, राइट साइड में लाइयोफोबिक है, इसी क्रम में हमने पढ़े हैं ना। पहला लिखिए दीज आर यूजली प्रिपेयर्ड बाय ए सिंपल सॉल्यूशन प्रोसेस by only shaking the substance with the solvent, by only shaking the substance with solvent। जैसा पानी में नमक घोलना हो तो भी पानी में नमक डाला, शेक किया, ऐसे बन जाता है, ऐसे बन जाएगा। ये डायरेक्ट मेथड है ना, ये डायरेक्ट मेथड है। और लाइयोफोबिक में लिखिए दीज आर प्रिपेयर्ड बाय इनडायरेक्ट मेथड्स। इतना आसान डायरेक्ट नहीं है इनको बनाना। सेकंड लिखिए, सेकंड में वो बोलता है कि ये जो लाइयोफिलिक वाले होते हैं ये मेनली ऑर्गेनिक कॉलोइड होते हैं, इनमें और जो भी सब्सटेंस हमने डाला है ना वो ऑर्गेनिक है। लिखिए इसमें फिलिक वाले में ऑर्गेनिक नेचर का है, वो लिखिए सच कॉलोइड्स आर मोस्टली ऑर्गेनिक सब्सटेंस, सच कॉलोइड्स आर मोस्टली ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और ब्रैकेट में लिखिए और सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिन, और सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिन ब्रैकेट क्लोज, सच एज स्टार्च कॉमा प्रोटीन्स कॉमा ग्लू कॉमा जिलेटिन एंड हाई पॉलीमर्स फुल स्टॉप। ठीक है, सेकंड लिखिए सच कॉलोइड्स आर मोस्टली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, सच कॉलोइड्स आर मोस्टली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज मेटल्स कॉमा मेटल सल्फाइड्स एंड मेटल ऑक्साइड्स कॉमा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिलिका मेटल कॉमा मेटल सल्फाइड्स कॉमा मेटल ऑक्साइड्स कॉमा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिलिका कॉमा AgI एटसेट्रा। हाँ सिलिका कॉमा AgI, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिलिका या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgI एटसेट्रा। थर्ड these are stable comma that is not easily coagulated ब्रैकेट में लिखिए precipitated। इस पूरे उसमें कोगुलेटेड या प्रेसिपिटेटेड सिनोनिमस टाइप के वर्ड हैं, है ना। कोगुलेटेड ब्रैकेट में लिखिए प्रेसिपिटेटेड ब्रैकेट क्लोज बाय इलेक्ट्रोलाइट्स। लाइयोफोबिक में लिखिए थर्ड these are unstable comma that is easily coagulated by electrolytes। फोर्थ लिखिए लाइयोफिलिक में जो कोगुलेशन अगर हो गया, अगर आपने किसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइट डाल के कोगुलेशन कर दिया, तो आप अगर डिस्पर्जन मीडियम डालेंगे तो वापस से कोलोइड बन जाएगा। ठीक है, देखिए कोगुलेशन इज रिवर्जिबल, और उसमें लिखिए कोगुलेशन इज इरिवर्जिबल।
नेक्स्ट लिखिए, दीज कैन बी स्टेबलाइज मेनली बाय फोर्स ऑफ सॉल्वेशन। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह हुई है वो सब जो अट्रैक्शन है उनके बीच में सोल्यूट टू सॉल्वेंट मेनली उसी से स्टेबलाइज रहता है ये। दीज कैन बी स्टेबलाइज मेनली बाय फोर्स ऑफ सॉल्वेशन, फोर्सेज ऑफ सॉल्वेशन, फोर्सेज ऑफ सॉल्वेशन। और इसमें लिखिए, दीज कैन बी स्टेबलाइज मेनली बाय, these can be stabilized mainly by the charge on particles, the charge on particles। charge on particle कैसे आता है वो आगे पढ़ेंगे, charge on particles। 6 लिखिए, they protect lyophobic colloids, they protect lyophobic colloids। ब्रैकेट में लिखिए कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्ड नंबर, कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्ड नंबर। लाइयोफोबिक कोलॉइड्स, लाइयोफोबिक कोलॉइड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि वे कोगुलेट ना हो जाए, थोड़ा सा उसमें लाइयोफिलिक कोलॉइड्स डाल दिया जाता है। गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर का गोल्ड, सोन, गोल्ड, GOLD, गोल्ड, गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे, है ना। मान लो आपने एक लाइयोफोबिक कोलॉइड बना है और आपको पता लग रहा है कि धीरे धीरे सेटल हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा लाइयोफिलिक वाला डाल देते हैं, तो लाइयोफिलिक कोलॉइड की वजह से वो स्टेबल बन जाता है। उसमें लिखिए, दीज आर प्रोटेक्टेड बाय लाइयोफिलिक कोलॉइड्स, लाइयोफोबिक में दीज आर प्रोटेक्टेड बाय लाइयोफिलिक कोलॉइड्स। ये एज अ स्टेबलाइजर काम करते हैं। लाइयोफिलिक कोलॉइड्स लाइयोफोबिक के लिए स्टेबलाइजर का काम कर जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 7, इसमें जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उन पे यूजुअली कोई चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रोलिसिस में आपने भरा और इलेक्ट्रोड लगाए तो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू आप सोल्यूट पार्टिकल को माइग्रेट नहीं कर पाओगे क्योंकि उन पे कोई चार्ज ही नहीं है, समझे। तो लिखिए, सच पार्टिकल्स मे और मे नॉट माइग्रेट, जब मे भी लिखा है, मे है तो फिर अच्छा, प्रोटीन्स के केस में अलग अलग पीएच पे हो सकता है वो, हाँ, तो मे और मे नॉट है। जैसे जो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स में अलग अलग पीएच पे उन पर प्लस माइनस चार्ज आ जाता है, और अगर वो प्रोटीन वगैरह नहीं कुछ और है तो हो सकता है चार्ज ना आ पाए, हाँ, दोनों चीजें हैं। सच पार्टिकल मे और मे नॉट माइग्रेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मे नॉट migrate in an electric field, full stop। each has an isoelectric point, each has an isoelectric point, each has an isoelectric point, full stop। these particles, next वाले उसमें लिखिए लाइयोफोबिक में, these particles always migrate in an electric field, These particles always migrate in an electric field, क्योंकि इनमें कोई, इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता ही है तो ये माइग्रेट करते ही हैं। 8 लिखिए, टिंडल इफेक्ट, TYNDALL, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए मैं बता देता हूं। कमरे में, अंधेरे वाले कमरे में अगर एक छोटी झिर्री और उसमें सूरज की लाइट आ रही है तो हमें पता चल जाता है लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है, तो वो लाइट जो है, लाइट आती है और वो जो वहाँ पर डस्ट के पार्टिकल हैं उन पर पड़ के स्कैटर होती है। मान लो ये पार्टिकल है, इस पर पड़ी और मेरी आंखों तक आ गई तो फिर मुझे ये पार्टिकल चमकते हुए दिखेगा ना, और अगर वो ऐसे जाके ऐसे निकल जाए तो थोड़ा ना पार्टिकल दिखता। तो लाइट पार्टिकल उन पर, डस्ट पार्टिकल पर पड़ती है, स्कैटर होती है, इधर उधर छितर जाती है, कुछ लाइट मेरी आंखों तक पड़ी तो मुझे पार्टिकल चमकता हुआ दिखा, यही टिंडल इफेक्ट होता है। डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो टिंडल इफेक्ट इज लेस डिस्टिंक्ट, टिंडल इफेक्ट लेस डिस्टिंक्ट मतलब टिंडल इफेक्ट उतना अच्छा नहीं दिखता है ना, उतना इफेक्टिव इसमें नहीं दिखता, दिखता है लेकिन उतना नहीं है। उसमें लिखिए, टिंडल इफेक्ट इज डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, क्या मतलब इसका, डिस्टिंक्ट अच्छे से दिख जाता है, क्रिस्टल मतलब है, डिस्टिंक्ट मतलब उसमें वो अलग दिख जाता है, अंतर कर सकते हो कि हाँ हो रहा है। अच्छा, टिंडल इफेक्ट इज डिस्टिंक्ट।
9 में लिखिए, हाँ विस्कोसिटी, हाँ 9 में लायोफिलिक में विस्कोसिटी इज हाइयर देन दैट ऑफ सॉल्वेंट, विस्कोसिटी इज हाइयर देन दैट ऑफ सॉल्वेंट, और उसमें विस्कोसिटी इज अबाउट द सेम एज दैट ऑफ सॉल्वेंट, उसमें विस्कोसिटी सेम ही है लगभग, विस्कोसिटी सेम इज अबाउट द सेम एज दैट ऑफ सॉल्वेंट। ये कहाँ चला गया, 11 है ये, 11 है, हाँ 11 है, 12 क्यों हो रहे हैं। नेक्स्ट लिखिए लायोफिलिक में, सरफेस टेंशन इज जनरली लोअर देन दैट ऑफ सॉल्वेंट, सरफेस टेंशन इज जनरली लोअर देन दैट ऑफ सॉल्वेंट, सरफेस टेंशन इज जनरली लोअर देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। और उसमें लिखिए सरफेस टेंशन इज सिमिलर to that of the solvent, surface tension is similar to that of the solvent। सर इम्प्योरिटी बढ़ाने से सरफेस टेंशन पे क्या फर्क पड़ता है? नहीं बता पाऊंगा, ये सरफेस टेंशन केमिस्ट्री टाइप का टॉपिक है ही नहीं, फिजिक्स का टॉपिक है वो। सरफेस टेंशन वही है ना कि एक सरफेस की लेयर है, लिक्विड की लेयर, लिक्विड की ऊपर वाली लेयर में फोर्स और अंदर फोर्स अलग है, तो लिक्विड की ऊपर वाली लेयर को एक तरीके से सेपरेट करने के लिए जो फोर्स चाहिए वो सरफेस टेंशन है, उसी की वजह से वो सुई तैर जाती है उसके ऊपर। अब ये क्रिएट कैसे हो रही है, वो सब फोर्स वाला मैटर केमिस्ट्री का टॉपिक में नहीं है। उसमें दिखाता है कि वही प्योरिटी पे डिपेंड करता है, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, तो वो एक मुझे जानकारी नहीं है। फिजिक्स में रिडक्शन भी करता है। सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी कौन सी मेटल की है? सिल्वर की है। तो अगर गोल्ड के अंदर मैं सिल्वर मिला दूं तो वो जो एलॉय अब बन रही है कॉपर की, कॉपर के अंदर मैं 10% सिल्वर भी मिला दूं तो कॉपर अब जो बनी है कॉपर की वैल्यू, उसकी कंडक्टिविटी कॉपर, प्योर कॉपर ज़्यादा रहेगी कम रहेगी? कम रहती है, क्योंकि प्योर कॉपर ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा रहा था। प्योर कॉपर के अंदर जो आया है सिल्वर, उससे उसका लैटिस गड़बड़ाया है, अच्छा नहीं हुआ है। प्योर अगर सिल्वर होता तो उसका लैटिस और परफेक्ट था तो हो जाती थी। तो प्योर कॉपर के अंदर अगर आप प्योर सिल्वर मिला के एलॉय भी बनाते हो तो कंडक्टिविटी और डाउन, काफ़ी डाउन चली जाती है। एलॉयज की कंडक्टिविटी प्योर मेटल से रिलेटिवली काफ़ी कम होती है। कॉपर एलॉय की कंडक्टिविटी कॉपर क्या एल्यूमिनियम से भी कम आएगी। वो कोई तो मुझे उसमें नहीं पता क्या काम करेगा उसमें, है ना। ये जो ये रहता है वो नहीं पढ़ते हो तुम, वो राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन? फिजिक्स का थोड़ी है सर जो आप पूछ रहे हो। नहीं नहीं, मैं तो बता रहा हूँ राउल्ट्स लॉ जो है वो, अगर एल्कोहल में पानी मिलाया जाए, एल्कोहल प्लस वाटर, क्या डेविएशन दिखाता है? पहली बात तुम इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा सकते, तो जो मैंने रट के वो बताए हैं वही लगा लो इधर। एल्कोहल प्लस समथिंग क्या है? सर वो मैं नोट्स को तो वहाँ तो पेपर है, वो बताया नहीं था। एल्कोहल के साथ कुछ भी, शराबी आदमी की जिंदगी में हर सब चीजें पॉजिटिव हैं। एल्कोहल प्लस दिस, एल्कोहल प्लस दिस, एल्कोहल प्लस दिस, सब पॉजिटिव में ही है। तो एल्कोहल अगर 100 ml एल्कोहल में 100 ml पानी मिलाओ तो एक्सपेंड होगा, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा? हाँ, पॉजिटिव डेविएशन है तो मतलब बीच में फोर्स कम होते हैं तो वो बढ़ेगा, है ना। तो 100 ml में 100 ml आप मिलाते हो तो 200 से ज़्यादा आना चाहिए। लेकिन इसी कहानी पे पूरा एक चैप्टर है, उसमें एटकिंस में लिखा हुआ है। मुझे यही रहता था कि बढ़ेगा, और फिर मैं एटकिंस जब वो पढ़ रहा था तो उसमें अलग ग्राफ आता है इस तरीके से कि ऐसे इतना इधर मोल फ्रैक्शन चल रहा है सॉल्वेंट का उसका, और वो ऐसे इस तरीके से कुछ ग्राफ था कि इस पर्टिकुलर रेंज तक बढ़ेगा, इस पर घट भी जाएगा। तो जब दो चीज़ें आप मिलाते हो तो इंटरेक्शन बहुत डिफरेंट तरीके से काम करता है, अलग तरीके से वेरी करता है। हर अलग अलग फ्रैक्शन पे, मोल फ्रैक्शन पे अलग अलग इंटरेक्शन हो जाता है। वो यूनिफॉर्म इंटरेक्शन नहीं है कि हाँ अगर बढ़ रहा तो बढ़ता ही चला जाएगा, है ना। 90 ml एल्कोहल और 10 ml वाटर अलग बिहेव करेगा, और 90 ml वाटर और 10 ml एल्कोहल अलग बिहेव करेगा।
दोनों में इंटरेक्शन हमेशा वे सेम टाइप के होने जरूरी नहीं है। तो वो जो लिखते हैं राउल्ट्स लॉ वो मुझे कई बार सही नहीं लगता। या तो आप उसमें डिस्क्राइब करो कि कितने मोल फ्रैक्शन पे आप बात चाहते हो, जनरलाइज तो नहीं कर सकते ना कि 10-90 और 90-10 पे सेम ही होगा। तो वो ये है, इसलिए वो जो लॉजिक है वो लॉजिक भी बहुत सारी जगह पे सेट नहीं करता कि पोलर में नॉन पोलर मिलाया तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, इसलिए तो गड़बड़ आती है उसमें चीज़ें। तो पूरा एक चैप्टर है इसी पे डेडिकेटेड है 50 पेज का कि इंटरेक्शन कैसे 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 वो बदलता है। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो सब वैसे बताना। नेक्स्ट वो लिखिए 11वां लिखिए, सच पार्टिकल्स आर इनविजिबल। नॉर्मली 100 ml में अगर 100 ml मिलाते हैं उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर 100 ml में 100 ml मिलाते हैं तो वॉल्यूम कम आता है ज़्यादा के बजाय। हाँ, वहाँ पे वो नेगेटिव आता है, लेकिन तुम उसे गलत वाला ही जो है वो यही याद रखना जो तुमने पढ़ा है ना, कि बढ़ता है ना। सच पार्टिकल्स आर इनविजिबल अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। सच पार्टिकल्स आर इनविजिबल अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। उसमें लिखिए सच पार्टिकल्स आर वेल डिफाइंड एज स्पोर्ट्स। देखिए जब हम इनमें टिंडल इफेक्ट होता है ना, तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो तो लाइट के बेस पे चलती है ना। लाइट की रोशनी में तो चमकनी पड़ेगी, अंधेरे में नहीं देख सकते ना माइक्रोस्कोप से आप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अलग मेथड से काम करती है, और जो सिंपल माइक्रोस्कोप है जो बायोलॉजी के लैब में वो अलग मेथड, उनमें लाइट चाहिए। तो उसमें चीज़ें तभी दिखती हैं जब उनमें कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अंतर हो या फिर स्कैटरिंग हो रही हो लाइट की, ये सब चीज़ें हो रही तभी चीज़ें दिख पाती हैं। तो क्योंकि जो ये वाला लाइयोफिलिक वाला उसमें टिंडल इफेक्ट उतने अच्छे से नहीं होता, तो इसलिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में वो नहीं दिख पाते। तो सर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लाइट के बेसिस पे काम नहीं, वो रोशनी के बेस पे काम नहीं करती। उसमें तो चीजें भी ब्लैक शेड में दिखती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट दिखती, कलर नहीं दिखती उसमें। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो चीजें दिखती हैं वे ब्लैक एंड व्हाइट शेड्स में दिखती हैं, ग्रे और व्हाइट शेड्स में। तो स्पेक्ट्रम के बेसिस पे काम करता है क्या? वो तो कुछ वो लेजर लाइट पार्टिकल्स हिट करते हैं और कुछ इस तरीके का है, मतलब बड़ी कहानी है उसकी। अलग तरीके की माइक्रोस्कोप है वो इस जनरल वाली नहीं है कि आपने लेंस लगा के जूम मार लिया। लेंस वाली थ्योरी नहीं है उसमें, अलग थ्योरी है उसमें। सर क्या पॉइंट है इसमें? सच पार्टिकल्स आर वेल डिफाइंड एज स्पोर्ट्स अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। एज स्पोर्ट्स अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप वेल डिफाइंड एज स्पोर्ट्स। स्पोर्ट मतलब दिख गया, मतलब कोई छोटा दिख रहा है हमें, स्पोर्ट्स। हाँ, नेक्स्ट लिखिए थर्ड क्लासिफिकेशन, तीसरा क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन। थर्ड टाइप के लिए क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन क्लासिफिकेशन। बाकी दो क्लासिफिकेशन बताए हैं, ये सोल के बेसिस पे है। ये क्लासिफिकेशन सोल जो सेकंड वाला बताया मैंने लायोफिलिक। हाँ, ये क्लासिफिकेशन मेनली हमारी कहानी जो सोल है उसके लिए ही चल रही है, ये है ना। मतलब हमारा यहाँ पे सोलवेंट लिक्विड और सोल्यूट हमारा सॉलिड इस तरीके का है, उसके लिए चल रही है ये कहानी। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। पहला है मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स। पहला है मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स। हम यहां पे देखिए, मान लीजिए जो हमारा सोल्यूट पार्टिकल है उसके एक पार्टिकल का साइज तो 1 नैनोमीटर से छोटा है, ट्रू सॉल्यूशन की रेंज का है ना, समझे। मान लो अगर एक पार्टिकल की मैं बात करूं, वो पार्टिकल तो 1 नैनोमीटर से छोटा है, मतलब ट्रू सॉल्यूशन की रेंज में आएगा।
लेकिन अगर ऐसे पार्टिकल बहुत सारे आपके कोगुलेट होकर एक बड़ा पार्टिकल बना लें, एक्युमुलेट हो रहे हैं ये, और एक बड़ा पार्टिकल ये बना लेते हैं, है ना, इन्होंने इकट्ठा होकर एक क्या बना लिया, एक बड़ा पार्टिकल बना लिया, और इस पार्टिकल का जो रेंज है वो अब अगर 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच का चला जाए, तो ये जो अब एक है ये कलेक्टिव को एक पार्टिकल की तरह हम डील करेंगे, और ये हमारे कोलोइडल पार्टिकल में आ जाएगा। इसे बोलते हैं मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स। ठीक है, तो लिखिए इसमें। तो सर वैसे टिंडल इफेक्ट से डिफाइन कर देते हैं कि वो कोलेट है? नहीं, मतलब टिंडल इफेक्ट तो कोलेट की प्रॉपर्टी है, नहीं कि टिंडल इफेक्ट दिखा रहा है तो कोलेट होगा ये। और लाइयोफिलिक वाला तो बहुत कम भी दिखा रहा है। हाँ, अगर टिंडल इफेक्ट दिखा रहा है तो कोलोइड होगा, ये हम कह सकते हैं। ये है, इसमें पार्टिकल तो अगर इंडिविजुअल पार्टिकल दें तो वो तो छोटा ही है। हाँ, लेकिन ये मिलके कोलोइडल है। हाँ, तो कोलोइडल इस, हाँ, उससे मतलब इस पहचानने का तरीका जानना चाह रहे हो। हाँ, तो अगर टिंडल इफेक्ट दिखा रहा है तो कोलोइड होगा। तो लिखिए इसमें, ऑन डिसोल्यूशन मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड्स, कोमा, इसमें सॉरी उसमें लिखिए ऑन डिसोल्यूशन ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, a large number of atoms or molecules of a substance aggregate together to form species having size in colloidal range, ब्रैकेट में लिखिए 1 to 1000 नैनोमीटर, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। The species thus formed are called multimolecular colloids. The species thus formed are called multimolecular colloids. Full stop. For example, comma, a sulfur sol. For example, comma, a sulfur sol consists of particles containing 1000 or more of S8 sulfur molecules. ये बनाइए। नेक्स्ट लिखिए मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स। अगर एक ही पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है कि वो 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ रहा है, तो उसे मैक्रो का मतलब ही है बड़ा, मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स बोलेंगे। कौन से पार्टिकल होते होंगे ऐसे जिनका एक पार्टिकल का साइज ही 1000 नैनोमीटर तक भी हो जाएगा? हैं? पॉलीमर्स के। हाइड्रोकार्बन में कौन सा एल्कीन का कौन सा हो जाएगा? कोई 10 कार्बन की चेन ले लो तब भी नहीं होने का, इतना थोड़ा ना हो जाएगा। 1000, हाँ, 1 नैनोमीटर में ही हो जाता है 1000 पिकोमीटर, और इनके रेंज चलती है 200, 300, 400, 500। एक कार्बन का एटम की रेडियस कितनी है? 100 पिकोमीटर के आसपास होगी, और 10 भी जोड़ ली तो 1000 हो गया, 1000 पिकोमीटर, 1 नैनोमीटर तक ही पहुंचे, है ना, मतलब वो बहुत बड़े चाहिए। तो यूजुअली पॉलीमर्स इसमें आ जाते हैं, है ना। तो लिखिए मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स, लिखिए कोलोइडल सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड बाय
कोलोइडल पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इसमें भी सेम बात लिख रहा है। अच्छा, इसमें पहले वाले की बात कह रहा है, तो वो पहले में कह रहा है कि यूजुअली कोलोइडल रेंज इस तरीके से आती थी, है ना, लेकिन अकेला एक मॉलिक्यूल भी इतना बड़ा साइज का पार्टिकल बना सकता है ना। तो पूरा लिखिए तब समझ में आएगा। कोलोइडल सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स टू गिव पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल साइज। कोलोइडल साइज फुल स्टॉप। तो इसमें तो ऊपर वाली बात इसने बोली है ना। अब आगे वो बोलता है कि अकेले मॉलिक्यूल भी खुद इतना बड़ा हो सकता है कि कोलोइडल वाली रेंज खुद ही बना ले, एक मॉलिक्यूल ही। तो लिखिए फुल स्टॉप। येट देयर आर सब्सटेंसेस which are themselves composed of giant molecules and dissolve in a solvent to yield colloidal solutions directly. Full stop. These giant molecules are termed macromolecules. These giant molecules are termed macromolecules. Full stop. The dimensions of macromolecules fall in the range between 1 nanometer to 1000 nanometer, 1 nanometer to 1000 nanometer, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 10 एंगस्ट्रॉम टू 10,000 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट टाइम लिखिए सॉल्यूशंस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स behave like reversible colloids. Solutions of macromolecules behave like reversible colloids or lyophobic sols. नेक्स्ट लिखिए दे शोज ए वीक टिंडल इफेक्ट, लायोफिलिक सोल्स। नेक्स्ट लिखिए दे शोज अ वीक टिंडल इफेक्ट एंड हैव हाई विस्कोसिटी, नेक्स्ट उसने लिखा है इसमें, है ना, इसी में आगे नेक्स्ट लाइन में मैक्रोमोलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन डू नॉट कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज। मैक्रोमोलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन डू नॉट कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड डू नॉट शो इलेक्ट्रोफोरेसिस इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफील्ड लगाने पे मॉलिक्यूल का एक पर्टिकुलर कैथोड या एनोड की तरफ जाना, एंड डू नॉट शो इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, नेक्स्ट टाइम लिखिए एग्जाम्पल ऑफ नेचुरली अकरिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स आर, एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरली अकरिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स आर, जितने भी आप बायोपॉलीमर या सिंथेटिक पॉलीमर देखते हो वे आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स ही हैं, है ना। आर स्टार्च पॉलीसेकेराइड है ना, कॉमा सेल्यूलोज, कॉमा प्रोटीन्स, प्रोटीन के साथ ब्रैकेट में लिख लीजिए जिलेटिन प्रोटीन ही है ना,
प्रोटीन्स ब्रैकेट में लिखिए जिलेटिन एंड एंजाइम्स कॉमा एंड दोज ऑफ मैन मेड मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब पॉलीमर्स वाले मैक्रोमोलिक्यूल्स आर पॉलीथीन कॉमा नाइलॉन कॉमा पॉलीस्टाइरीन कॉमा सिंथेटिक रबर एटसेट्रा। सी टाइप के हैं एसोसिएटेड कॉलॉइड्स, यानी को बोला जाता मिसेल्स, MICELLES मिसेल्स। कुछ और प्रोनाउंसिएशन नहीं है इसकी, बताओ। हैं मिशेल नहीं, मिसिल बोलते हैं इसको। मिसिल, हाँ, मिसिल फॉर्मेशन। मैं मिसाइल ही बोलूंगा, है ना, मुझे यही लग रहा है ठीक। क्या है, कुछ और है, मतलब मिसिल है। मिसिल तो अजीब सा लग रहा है। मिसिल ही कहते हैं, हाँ, इसको मिसिल फॉर्मेशन। टेंथ में भी था ना ये। हैं मिसिल, ठीक, मिसिल बोलेंगे तो। देखिए कोई जो ये सोप का पार्टिकल रहता है, सोप क्या है बताइए, सोप जानते हो? उसका है फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट है वो के साथ। ये तो मान लो जो हम बात करते हैं कि ये CH3COONA माइनस अन्य प्लस, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट हो गया, है ना। ये सोप नहीं है, यहाँ पर तो छोटी सी बस एक ये चैन है ना। अगर लेकिन यही चैन आपकी पीछे ये आपकी बहुत बड़ी हो जाए, ये बन जाए, है ना, ये हाइड्रोकार्बन चैन CH3 CH2 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 ऐसा बन जाए। अब ये जो बना है इसे को साबुन बोलते हैं, ये सोप वो होती है जो ब्राउन कलर की आती है क्यूब शेप में, गांव में यूजली यूज होती है। जो हम शहर में यूज करते हैं वो ब्लू कलर का पाउडर, वो डिटर्जेंट है। उसमें यहीं पे क्या लगा होगा, उसमें यहां पर आपका ये सल्फोनिक ग्रुप लगा होगा, SO3 - Na+ होगा। ये डिटर्जेंट है, ये सोप है, इतना अंतर है। मेनली बात क्या है कि इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट एल्काइल चेन है। क्या है ये? एल्काइल चेन है। और ये वाला पार्ट आपका ये आयोनिक पार्ट है ना। तो ये जो पार्ट होता है ये आपका हाइड्रोफोबिक है, ये पानी में नहीं जाना चाहता। और ये वाला जो पार्ट है आयनिक होने की वजह से हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफिलिक है, ये पानी में जाता है। जो हमारी साबुन है वो पानी में इस वाले पार्ट की वजह से घुलती है, ये वाला पार्ट इस बड़े पार्ट को खींच कर ले जाता है अंदर, ठीक है। इस वाले पोलर पार्ट की वजह से साबुन हमारी पानी में घुल जाती है, ठीक है। कपड़े पे से मैल का सेट था वो आगे देखेंगे। अब अगर इस टाइप के जो पार्टिकल्स हैं उसमें बहुत डाइल्यूट केस में है ना। ये जो सोप का पार्टिकल है डाइल्यूट, अब इसका सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, है ना। तो ये बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करेंगे, मतलब नेचुरल सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर, ट्रू सॉल्यूशन की तरह। लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाने लगो तो क्या होने लगेगा, इनकी जो टेल है ये पानी में नहीं घुलना चाहती, लेकिन इसकी एक टेल दूसरी टेल के साथ इंटरेक्ट कर सकती है ना। तब यहां पर क्या होने लगेगा, इसको शॉर्ट फॉर्म के लिए हम ऐसा दिखा देते हैं, ये पीछे वाली टेल और ये। अगर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगे तो ये क्या करने लगेंगे, इकट्ठे होने लगते हैं। ये टेल आपकी, ये दूसरा, ये टेल, देखिए टेल आपस में, एक टेल का दूसरी टेल के साथ इंटरेक्शन है ना, लाइक डिसॉल्व लाइक टाइप का, है ना। ये ऐसे बनाने लगते हैं, ये ऐसे बनाने लगते हैं। तो ये यहां पर क्या हो जाता है, ये आपका एक बड़ा पार्टिकल बन जाता है। छोटा पार्टिकल जब ये था तब ये उस रेंज में नहीं था, लेकिन आपका ये ऐसा बनाने लगते हैं। ऐसा बनाने की वजह से अब ये जो बड़ा पार्टिकल पूरा एक बन गया है ये कोलोइडल रेंज में आ जाता है, इसी को मिशेल बोलते हैं, ठीक है।
जो ये कुत्ते होते हैं, कुत्ते कुत्ते पुराने टाइम में शिकारी थे ना, फिर ये हजारों साल से डोमेस्टिकेटेड हैं तो ये पूंछ हिलाते हैं वैसे, है ना। लेकिन अगर ये 8-10 कुत्ते हों और छोटा बच्चा सा टाइप से कोई दिख जाए तो इनकी शिकारी प्रवृत्ति जागृत हो जाए, अटैक कर देते हैं ये। और जब ये अटैक कर रहे थे तो इनकी वही 10,000 साल पुरानी जो प्रवृत्ति थी, ये वो नहीं कर रहे हैं कि खाना है छोटे बच्चों को खा जाएंगे, ये इसलिए करते हैं कि उसे भमोड़ना है, उसकी शिकारी जो प्रवृत्ति है अटैक करने वाली, चार्ज करने वाली, वो जागृत हो जाती है। तो वही है इनमें भी कि अगर ये दूर दूर पड़े हैं तो ये पूंछ हिलाएंगे बस ऐसे, और अगर ये ज्यादा हो गए तो फिर इनकी शिकारी प्रवृत्ति जागृत होकर फिर ये अलग ही चीज बना लेते हैं, है ना। तो ये बन जाता है। हाँ, तो यहाँ पे वो बोलता है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं अगर डाइल्यूट फॉर्म में है तो ये ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, अलग अलग पड़े रहेंगे घुले हुए, है ना। लेकिन अगर कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से ऊपर हो जाए, जिसे बोलते हैं CMC, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, तो ये इस तरीके से फॉर्म बनाने लगते हैं, और ये जो बना है इसे बोलते हैं मिसेल। तो ये कुत्ते वाली बात फैक्ट है या आपने ऐसे ही है? पूरा माना? नहीं, ये फैक्ट है। ये कुत्ते जब अटैक करते हैं छोटे बच्चे वगैरह पे जैसे कर देते हैं, कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे कुत्ते मिलकर ऐसे भमोड़ दिया, कुत्ता भमोड़ दिया, कई बार कोई बच्चे को मार भी देते हैं, तो उस टाइम उनका वो वाला इंस्टिंक्ट काम कर रहा होता है, शिकारी वाला, 10,000 साल पुरानी वाली जो वो है उनके दोनों एक्टिवेट हो जाती है। उस टाइम में बिल्कुल डिफरेंट ही बिहेव कर रहे होते हैं, है ना। ये रहता है। जंगल में जो सबसे बड़ा शिकारी है, जो अपने मतलब जो एक तरीके से शेर को भी मार ले, वो शिकारी कुत्ते होते हैं। शिकारी कुत्ता पता कैसे मारते हैं वे? शिकारी कुत्तों को स्टेमिना बहुत ज्यादा होता है। हिरन पिरन को जब वे मारते हैं तो वे पूरी डिटेल योजना बनाते हैं। 10-12 शिकारी कुत्ते हो गए, पतला सा उनका शरीर है ना, स्टेमिना बहुत ज्यादा है। नहीं, हाइना अलग है, भेड़िया अलग है, शिकारी कुत्ते कुत्ते ही होते हैं, डोमेस्टिक कुत्ते जैसे ही रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग है। वे उसको दौड़ाते हैं, खूब दौड़ लगती है। कई बार डिस्कवरी चैनल पर देखा होगा, दौड़ाते हैं उसको। हिरन दौड़ रहा है, पीछे से दौड़ रहे हैं, दौड़ते रहेंगे। इनका स्टेमिना इतना है कि 10 किलोमीटर तक उतनी स्पीड पर दौड़ जाएंगे। हिरन जो है, हिरन या जो भी और हैं इस टाइप के, वे 2-3 किलोमीटर तक तो ठीक ठाक स्पीड से दौड़ सकते हैं कि पकड़ में ना आए, लेकिन फिर वे थक लेते हैं, बड़ा शरीर है ना, तो 2-3 किलोमीटर तक तो आगे रहते हैं। फिर ये शिकारी कुत्ते उसको कि अब ये थक लिया, और जब वो थक जाता है तब उसको मार लेते हैं। ये उसको भी मार लें, शेर को भी, है ना। लेकिन फिर ये कि इजी टारगेट थोड़ा सा चूज करते हैं, तो सबसे बड़ा शिकारी अपने साइज के अकॉर्डिंग यही बन जाते हैं शिकारी कुत्ते। देखिए, देयर आर सम सब्सटेंस लेकिन सर शेर को मारेंगे क्यों? मतलब मारेंगे कैसे? शेर के पीछे भागेंगे, वो बच्चे को नहीं मारेगा हमसे। नहीं, पर वही है कि जो ये रहते हैं हाइना, जो रहते हैं हाइना नहीं मार लेते कई बार शेर को, हाइना मार लेते हैं शेर को। मतलब वही है कि उनके लिए बोला गया है कि इनके दिखने में छोटे से हैं, लेकिन उनकी हिम्मत या जो भी वो इतनी है कि उसको भी मार लें, इतना बोलते हैं, ऐसा बोल जाता है। हिरन पिरन इनको तो मारते ही हैं ये। अच्छा, उसमें अगर देखो तो सबसे बड़ा जो एक तरीके का जंगल में जो है वो शेर से भी ज्यादा खतरनाक होता है, शेर से भी ज्यादा खतरनाक होता है बाघ शेर से बहुत बड़ा हो जाता है। शेर का जो साइज है, शेर के साइज से भी कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है बाघ जो है लगभग 10 फीट तक, 10 फीट सोच रहे हो, इतना, यहाँ से लेकर यहाँ उसका मुंह, यहाँ उसकी पूंछ पीछे, इतना बड़ा तक हो जाते हैं बाघ होता है सबसे बड़ा। मतलब एक तरीके से बाघ मतलब शेर को भी मार लेगा। और बाघ जो रहता है वो डरता नहीं, क्योंकि उसने डरना सीखा ही नहीं कभी। वो किससे डरेगा? उसे आप कुछ भी हो, शोर मचाए, हा हुल्ला कुछ भी करो, वो नहीं डरता। अगर किसी को उठा के लेके जाओ ले जाएगा। उसने डरना सीखा ही नहीं, तो कैसे डरेगा? होता हो कौन डराता होगा उसे? जिसने कभी डरना सीखा ही नहीं हो तो कुछ भी हाय हुल्ला कुछ भी मचा लो। देखिए, देयर आर सम सब्सटेंसेस which at low concentrations behave as normal strong electrolytes, comma, but at higher concentrations exhibit
exhibit colloidal behavior, exhibit colloidal behavior, at higher concentration, exhibit colloidal behavior due to the formation of aggregates, due to the formation of aggregates, formation of aggregates, full stop. The aggregated particles thus formed, the aggregated particles thus formed are called micelles, are called micelles, full stop. These colloids are known as associated colloid. These colloids are also known as micelle, associated colloids. अब यहां पर वो कहता है कि मिशेल का फॉर्मेशन के लिए दो क्राइटेरिया हैं। एक तो इनकी जो कंसंट्रेशन है वो एक क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन टर्म बोलता है उससे ज्यादा होनी चाहिए, उसी के बाद ये बनाना शुरू करेंगे। और फिर एक दूसरा कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंसंट्रेशन ज्यादा घुल सकती है ना, कोई सब्सटेंस ज्यादा कम घुलता है जब टेम्परेचर कम हो या ज्यादा हो। जब टेम्परेचर ज्यादा हो तब हम चीजों को ज्यादा घोल सकते हैं। तो क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन को अचीव करने के लिए भी एक टेम्परेचर ज्यादा होता है तभी यह काम हो पाता है। उस टेम्परेचर को क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। तो सर इसको मतलब ऐसे ये बनने के लिए इसकी कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से ज्यादा होनी चाहिए, जिसे सीएमसी बोलता है, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। और क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन को अचीव करने के लिए टेम्परेचर भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ज्यादा होता है तभी वो हो पाता है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर भी होना चाहिए, जिसे क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। सर लेकिन मतलब सोचने में तो लग रहा है कि कम टेम्परेचर पे ज्यादा जल्दी बनेगी। हाँ, क्यों लग रहा है, ये डिस्कस कर लेते हैं। क्यों लग रहा है? लग नहीं रहा, देखो आप खुद सोचो। हैं? लगता नहीं है। क्यों टेम्परेचर इनको इधर से छितरा देगा ऐसा? हाँ, लग रहा होगा, लगने दो, कोई बात नहीं। लेकिन टेम्परेचर ज्यादा होता तभी हम चीजें ज्यादा घोल पाते हैं। अगर तुमने मान लो तुम अभी से ऐसा सोचो कि तुमने इसे कर लिया ठंडा, बिल्कुल ठंडा कर लिया, तुमने कर लिया इसे बिल्कुल ही 100 केल्विन पे ठंडा कर लिया, अब तुमने डाल वो घुल ही ना रहा, तब तुम ये बना ही नहीं पाओगे कभी कि भाई मैं तो खूब घोल रहा हूँ, ये घुल ही नहीं रहा, अब मैं क्या करूँ, मिशेल बन ही नहीं रहा। तो भैया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लाओगे तभी ये कम से कम इतना घुल पाएगा कि ये भाई इस कंसंट्रेशन तक आ पाए। समझ गए? अब सही लग रहा है? हाँ तो ठीक है, चलो देखिए। द फॉर्मेशन ऑफ micelles takes place, the formation of micelles takes place only above a particular temperature, called Kraft, KRAFFT, only above a particular temperature called Kraft, KRAFFT, Kraft temperature। ब्रैकेट में लिखिए T कैपिटल और नीचे सबस्क्रिप्ट में K, TK, क्राफ्ट टेम्परेचर, ब्रैकेट में TK, ब्रैकेट क्लोज, एंड अबव ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कॉल्ड क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, ब्रैकेट में लिखिए CMC, फुल स्टॉप। क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, CMC, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, अगर आपका ये मिशेल बन गया है और आपने अब इसमें और पानी मिला दिया तो डाइल्यूशन हो जाएगा, वापस से नॉर्मल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करने लगेंगे। तो लिखिए ऑन डाइल्यूशन कॉमा these colloids revert back to individual ions, full stop। Surface active agents such as soaps and synthetic detergent belongs to this class,
नेक्स्ट टाइम में लिखिए फोर सोप्स। देखिए इन चैप्टर में कुछ ज़्यादा दिमाग मारने वाली चीज़ नहीं है, फैक्ट्स हैं बहुत सारे। फैक्ट्स भी ऐसे नहीं है कि इलॉजिकल फैक्ट्स हैं, सब एक्सप्लेनेबल फैक्ट्स हैं। तो ये चैप्टर जो भी आप पढ़ रहे हो ये आपको रिवाइज करते रहने पड़ेंगे हर 10-12 दिन में। हालांकि मैंने चीज़ों को बिल्कुल आसान करने की कोशिश की है, लेकिन इतने सारे फैक्ट्स हैं कि आपस में मिक्स ना हो जाएं, तो क्रिस्टल क्लियर आपको कुछ कुछ दिन पर रिवाइज करना पड़ेगा। इस चैप्टर में कुछ और है ही नहीं, फैक्ट्स चल रहे हैं, दुनिया भर के फैक्ट्स आ गए अब तक, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। क्वेश्चन भी इसी पे बनेगा, और IIT सरफेस केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन घुमा कर दे ही देता है, 1 और मोर देन 1। फैक्चुअली होता है वो भी फैक्ट ही होता है, उसमें कुछ इसमें कुछ है ही नहीं ना, एक्सप्लेनेबल टाइप का कुछ नहीं है। वो सीधा या तो पूरा क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री पे दे देगा, या 1 और मोर देन 1 में दो स्टेटमेंट सरफेस केमिस्ट्री के होंगे, तो बिना उसके आप कर ही नहीं पाओगे उसको। ठीक है, और हर साल एक क्वेश्चन आता है ही है कि बिना इसके आप नहीं कर पाओगे उसको। सर एक बार ऐसा भी तो आया था कि मोर देन 1 करेक्ट में अगर सारे ऑप्शन आपने मार दिए तो सही होगा, लेकिन अगर सारे मतलब ABC है तो ABC कैसे नहीं? हाँ 2006 में ऐसे ही था कि मान लो उसका ABC है, आपने ABC ही एग्जैक्ट मारा तो प्लस के 5 मिलेंगे, अगर आपने AB मार दिया तो माइनस कर दो, BC मार दिया तो माइनस कर दो, AD मार दिया तो माइनस कर दो, मतलब अदर कॉम्बिनेशंस पे माइनस के 2 ही हैं। तो बहुत टफ बन जाता है फिर ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना, है ना। उसने तो मैट्रिक्स मैच में भी यही कर रखा था, तो मैंने तो डर के मारे मैट्रिक्स मैच ही नहीं करे। मैट्रिक्स मैच 4x4 का मैट्रिक्स था, अब A का PQRS में से PQ भी हो सकता है, B का PQRS हो सकता है, उस 16 कॉम्बिनेशन 16 जो 16 बन रहे हैं उनमें से एक भी कम भरा और एक भी ज्यादा भरा, तो माइनस के 2 थे, नहीं माइनस नहीं थे, सॉरी उस पर माइनस नहीं थे, लेकिन मार्क्स नहीं थे, लेकिन टाइम तो गया आपका। तो मैंने पहला पेपर फिजिक्स का था, तो उसमें तो मैंने करे, फिर मुझे जब लगा कि भाई इसमें तो मार्क्स आने के चांसेस ही बहुत कम है, तो मैंने केमिस्ट्री और मैथ में तो करे ही नहीं, और ये बड़ी गलती थी। मैथ में तो 1-to-1 मैपिंग बन रही थी, उधर एक डेफिनेट इंटीग्रेशन, उधर उसका आंसर, तो उसका तो एक ही हो सकता था। मैंने तो देख ही नहीं जाके कि यहाँ पे कुछ है भी, वो पन्ने ही नहीं पलटे मैंने, तो वे डर के मारे मैंने पन्ने ही नहीं पलटे कि भाई कौन उस तरह का है, पहले ये कर लूँ। फिर मैंने जब देखा ये तो 1-to-1 बन रही थी, इसमें 2-3 मैट्रिक्स थे, 3 में से एक तो हो सकता था, तो कई बार डर बैठ जाता है ऐसे कि नहीं यार कैसे करेंगे इसको, तो ये था उसमें। लेकिन वो फिर सबके लिए ही था, तो फिर सबने भी अटेंड। हाँ, तो क्योंकि पहली बार ही इतने रूल उसने उल्ट सुलट के बनाए थे ना, तो बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा था। जैसे जब वो जो कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन जिसमें पानी बर्फ या स्टीम मिलाते हैं, तो बहुत बार उसका आंसर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है, तो उसमें था कि आपको 4 डिजिट में वो आंसर भरना है और केल्विन में भरना है। तो मुझे लग रहा था कि मैं इसमें 0273 भर दूं, नेगेटिव मार्किंग नहीं थे, मैं भर के आगे चल लेता हूं। मैंने जब वो क्वेश्चन किया तो कहीं प्लस माइनस की गड़बड़ की वजह से बन नहीं रहा था, वो पूरा पेज भर गया, लेकिन कहीं गड़बड़ हो गई वो, तो मुझे लगा कि 0273 भर के चल लेता हूँ आगे। फिर मुझे लगा नहीं, IIT में आया क्वेश्चन 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, कुछ और ही होगा, भर के भी क्या होगा, नहीं भरा, जबकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और उसका 0273 ही था। और बहुत सारे बच्चों ने वो निकाल लिया, उनका आया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उन्होंने 0000 भर दिया, उनका नहीं मिला। ये भी तो हुआ। मुझे था कि भैया केल्विन में भरना, 0273 में भर देता हूं, उन्होंने निकाला 0 आया, लेकिन फिर उन्होंने 0000 भर दिया, तो उस वजह से नहीं मिला। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड उस टाइम भी क्या है, बहुत काम करता है। 2006 का जो केमिकल काइनेटिक्स पे, जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री पे जो पैराग्राफ आया है, वो तुम आज सोल्व करोगे ना, तो आज भी तुम पे नहीं होने का, वो करके देख लेना। 2006 का जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो कॉम्प्रिहेंशन आया है केमिस्ट्री का, वो आज करके लिख लेना, तुम पे आज भी नहीं होने का। आप पे हो गया था उस पेपर? मुझसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तो हो गया था, वो वाला नहीं हुआ था, वो बहुत तगड़ा था, वो बहुत दिमाग से आज भी करते हो तो उसमें दिमाग गर्म हो जाता है। हाँ, फिर सोचना पड़ता अच्छे से, हाँ अच्छे तमीज के क्वेश्चन इसमें थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तो हो गया था पूरा, तीनों की तीनों मैंने सब जगह वही किया था, वो नहीं हुआ था, वो आज भी तुम करके देख लेना। केमिकल काइनेटिक्स में 2006 का कॉम्प्रिहेंशन है, 3 क्वेश्चन उसमें, पहले तो पर समझ में ही नहीं आने का क्या कह रहा है ना, करके देख लेना, बड़ा सा पैराग्राफ है। ठीक, लिखिए तभी तो 25-26% पर कट ऑफ चली गई, 25% वाला भी सिलेक्ट हो गया था, जिसके 25% मार्क्स है वो भी IIT तक पहुंच गया था। मेरे 33% आए थे, 33-34 इतने। लिखिए फोर सोप्स द CMC is 10 to the power -4 to 10 to the power -3 मोल पर लीटर
the CMC is 10 to the power minus 4 to 10 to the power minus 3 mole per liter, full stop. These colloids have both lyophobic and lyophilic parts, full stop. Micelles may contain as many as 100 molecules or more. Micelles may contain